कहानी की शुरुआत में हमें एक इंसानी बॉडी को अनंत आकाश की गहराइयों में बहते हुए दिखाया जाता है। यह बॉडी दर्द और थकान से पीड़ित है, पर वह प्रकाश की ओर जाने से डर रहा है। इस आदमी का पूर्ण जन्म एक रहस्यमय दुनिया के टेम्पल में बच्चे के रूप में होता है। उसे अपने पिछले जीवन की काफी बातें धुंधले रूप में याद है। वो अपने सामने काफी डरावने दिखने वाले 3 अजीब प्राणियों को देखता है, जिसमें से एक मम्मी, एक स्केलेटन और एक पिशाच था जो कि उसे घूर रहे थे। उन्हें देख वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। उसे लगता है कि वे उसे मार डालेंगे, लेकिन इसके उलट वे तीनों तो उसकी केयर करने लगते हैं। वे उसे नाम भी देते हैं विल। जब विल 6 महीने का होता है तो उसे इस दुनिया की काफी बातें समझ में आने लगती है, हालांकि वो बात नहीं कर सकता। तभी मम्मी उसे पहली बार टेम्पल से बाहर ले जाती है। बाहर का नजारा देख विल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बाहर का नजारा काफी ज्यादा सुंदर जो था। पहले उसे लगता था कि उसे सजा काटने के लिए यहाँ नर्क में भेजा गया है, पर अब उसे रियलाइज होता है कि वो कितना गलत था। यह कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि यह तो एक आशीर्वाद है। जब विल 3 साल का होता है तो वो काफी हद तक एक अडल्ट की तरह पढ़ना लिखना सीख जाता है। वह पिशाच जिसका नाम गस था वो उसे इस दुनिया की इतिहास और मैजिक का ज्ञान देता है। विल महसूस करता है कि गस थोड़ा सनकी और रौबदार तो है, पर वह काफी ज्यादा स्मार्ट भी है। गस उसे कुछ पावरफुल वर्ड्स भी सिखाता है। वह उसे बताता है कि ये शब्द अगर बोले या लिखे भी जाए तो भी इनसे शक्तियाँ निकलेगी। उदाहरण देते हुए वो एक शब्द लिखता है इग्निस। इसके लिखते ही वो आग पैदा कर देता है। फिर जब वह इरेसुरा कहता है तो वह आग बुझ जाती है। बाद में मम्मी उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ उनके भगवान के कई सारे स्टेच्यू थे। वे गॉड ऑफ जस्टिस और लाइटनिंग को वर्ल्ड कहते थे, अर्थ मदर को मैटर और गॉड ऑफ फायर को ब्लेज कहते थे। वहाँ और भी कई सारे भगवान के स्टेच्यू थे, लेकिन उनमें से एक स्टेच्यू खास तौर पर विल के अटेंशन को कैच करता है, गॉडेस ऑफ लाइट की स्टेच्यू, जिसे वे ग्रेस फील भी कहते थे, जो कि लाइटनिंग गोल्ड वोल्ट और मदर मैटर की बेटी थी। वह मम्मी जिसका नाम मैरी था वो बताती है कि मदर मैटर बच्चों के पालन पोषण और पृथ्वी पर कृपा करने वाली देवी है, इसलिए उसे लगता है कि मैटर ही सबसे इम्पोर्टेंट गॉडेस है। सभी गांव के लोग भी उसी की ही पूजा करते हैं। इसे सुन विल मैरी से कहता है कि क्या वह रोज मदर अर्थ की पूजा करती है, लेकिन मैरी इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देती और बात बदलते हुए कहती है कि खाने का वक्त हो गया है। खाने के दौरान स्केलेटन जिसका नाम ब्लड था वो विल से कहता है कि जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वह उसे शिकार करना सिखाएगा। हालांकि गस चाहता है कि विल पहले अपने मैजिक लर्निंग में फोकस करे, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी तरह ही जीनियस है। इस पर ब्लड काफी ज्यादा तमतमा जाता है और कहता है कि क्या होगा अगर वह इतना पढ़कर तुम्हारी तरह बड़े दिमाग वाला कंजूस हो जाए। उनके झगड़े को देख विल महसूस करता है कि भले ही ब्लड बहुत ही ज्यादा डरावना हो, पर वह काफी ज्यादा जीवंत और जिंदा दिल इंसान है। मेरी हमेशा ही विल के लिए ब्रेड और पकवान लेकर आती है। विल पूछता है कि वो ये सब कहाँ से लाती है। इस पर वह कहती है कि यह एक सीक्रेट है। वैसे तो उन तीनों ने ही विल से काफी सारी बातें छुपा रखी है। वे यहाँ क्यों रहते हैं, क्यों विल ही यहाँ अकेला इंसान है और वे अनडेड क्यों हैं? विल इस दुनिया में आज तक उन तीनों को छोड़ किसी से नहीं मिला है। उसके अंदर इन सब बातों को लेकर काफी सारे सवाल है, पर वह उन्हें यह सब पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसने भी एक सीक्रेट छिपा रखा है कि उसे अपने पिछले जीवन की काफी सारी बातें याद है। जब विल थोड़ा बड़ा होता है तो वह ब्लड के साथ काफी कठिन ट्रेनिंग करने लगता है। ब्लड कहता है कि हमें पहले तुम्हारे मसल्स और स्टेमिना पर काम करना होगा, क्योंकि स्किल्स तभी काम आएंगी जब तुम्हारा शरीर साथ देगा। ब्लड विल को तलवारबाजी और शिकार करना भी सिखाता है। इधर गस भी उसे मैजिक करना सिखाता है। वो विल को उसके प्रोनाउंसिएशन पर काम करने को कहता है। वो उसे बताता है कि शब्दों में उतार चढ़ाव होता है, कोई भी एक शब्द को 2 बार एक ही तरह से नहीं बोल सकता। वो कहता है कि उसे पहले माइनर मैजिक को अच्छी तरह से सटीक रूप में सीखना चाहिए, पर कोशिश यही रहे कि वो इसका इस्तेमाल किए बिना ही काम पूरा करने की कोशिश करे। विल समझ नहीं पाता। वो कहता है कि ये कैसे होगा। इस पर गस कहता है पैसे से। विल कहता है कि एक पिशाच आखिर पैसे का भूखा क्यों होगा। इस पर गस कहता है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसे से ही तो ये दुनिया चलती है। पैसे के पावर से तुम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बिना मैजिक के इस्तेमाल के। मेरी विल को दूसरे रेसेस के बारे में जानकारी देती है। वह उसे बताती है कि वे तीनों भी पहले इंसानी थे। मरने से पहले वे अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस से इस तरह जुड़ चुके थे कि उन्होंने गॉड ऑफ अनडेड से कांटेक्ट कर लिया और आज वे इस तरह से जीवित हैं। अगले दिन ब्लड विल से कहता है कि अब तुम्हारे रियल लाइफ ट्रेनिंग का समय आ गया है। वैसे भी तुम 8 साल के हो गए हो। विल कहता है कि अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो बच नहीं पाऊंगा। इस पर ब्लड उसे निश्चित होने को कहता है, उसे कुछ नहीं होगा। लड़ाई शुरू होती है। विल अपने फाइटिंग स्किल्स और मैजिक के कॉम्बिनेशन से ब्लड को काफी अच्छा टक्कर देता है, पर क्योंकि उसमें लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है वो ब्लड से बुरी तरह से हार जाता है।
ब्लड कहता है कि उसे अभी भी काफी कुछ सीखना है, पर फिर भी उसने उसे काफी अच्छी टक्कर दी। उसी दौरान विल को पता चलता है कि गस पहले एक घुमक्कड़ साधु था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने कई मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था और उफनती नदियों को शांत कराया था। वहीं ब्लड की बात करे तो वह युद्ध का राक्षस माना जाता था। वो काफी ज्यादा खूंखार था। वहीं मैरी को अर्थ मदर मैटर की बेटी कहा जाता था। भले ही वे अभी अनडेड है, लेकिन फिर भी विल उन्हें अपनी फैमिली मानता है। एक दिन जब विल ट्रेनिंग करके वापस घर आ रहा होता है, तभी वो मैरी को ब्रेड का पीस लेकर एक कमरे में जाते हुए देखता है। उस कमरे में जहाँ उसे जाने की मनाही थी। विल जानना चाहता है कि आखिर वो वहाँ क्यों जा रही है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो देखता है कि मैरी के पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। इसे देख वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और तेजी से दौड़ते हुए उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन इस दौरान उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है। पर मैरी को कुछ नहीं होता। उसके जख्मी हाथों को देख मैरी इसका इल्जाम खुद को देते हुए रोने लगती है। उसे लगता है कि उसे यह सब राज विल से नहीं छुपाना चाहिए था। हालांकि उसके हाथ तो ठीक हो जाएंगे, पर उसके जले हुए दाग सदा के लिए उसके साथ रहेंगे। गस विल को पूरी बात समझाते हुए कहता है कि वह ब्रेड वास्तव में अर्थ मदर मैटर का एक तोहफा है। इस पर विल के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर वो जल क्यों रही थी। मैरी कहती है क्योंकि उसने अनडेड बनकर अर्थ मदर मैटर को धोखा दिया है। स्टैग्नेट जो कि गॉड ऑफ डेथ है, वह अर्थ मदर मैटर का दुश्मन है। अब क्योंकि उन तीनों ने स्टैग्नेट से कांटेक्ट किया है, तो जब भी वह अर्थ मदर मैटर के डिवाइन प्रेजेंस के कांटेक्ट में आती है तो यह उसे जला देती है। 5 साल बीत जाते हैं और विल अभी 13 साल का हो गया है। गस की ट्रेनिंग भी अब और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। ब्लड उससे लड़ने के लिए एक लो लेवल स्केलेटन लेके आता है, जिसे विल काफी आसानी से हरा देता है। इसे देख ब्लड डिसाइड करता है कि अब उसे उसके ट्रेनिंग की गति और बढ़ानी चाहिए। इसके लिए वो विल को एक खंडहर सिटी में ले जाता है, जहाँ पहले ड्वार्फ और इंसान साथ साथ मिलकर रहा करते थे, लेकिन अब यह जगह काफी खतरनाक अनडेड का घर बन चुकी है। फिर ब्लड विल को एक गुफा के अंदर छोड़ देता है। यह उसका टेस्ट है। तभी वहाँ कई सारे अनडेड प्रकट हो जाते हैं और विल को मारने आते हैं, लेकिन विल उन सबको आसानी से हरा देता है। अब उसे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, पर तभी रास्ते में उसका सामना एक और डीमन अनडेड से होता है, जो कि उसके अब तक के लड़े गए सभी अनडेड में सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकता है। विल सोचता है कि इससे लड़ने के बजाय बचकर निकलना ही सही होगा, लेकिन तभी उसे ब्लड की याद आती है। वह सोचता है कि अगर ब्लड मेरी जगह होता तो क्या वह भी यही करता? नहीं, इसलिए वह साहस जुटाते हुए उस दानव से भिड़ने चला जाता है। वह डीमन विल के ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है, पर विल गस के सिखाए हुए लेसन्स की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर देता है और अपने तलवार से उस पर हमला करता है। हालांकि उसकी तलवार उस मॉन्स्टर के इम्पैक्ट में आते ही टूट जाती है, पर उसका वार खाली नहीं जाता। इस हमले से वह अनडेड टूट टूट कर बिखर जाता है और मारा जाता है। अब क्योंकि विल की तलवार टूट गई है, इसलिए उस मॉन्स्टर का भाला वह उठा लेता है, जिसे कि एक ड्वार्फ ने बनाया था। तभी गस वहाँ पर प्रकट होता है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। वह कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एक जाइंट गोलम को समन कर देता है और उसे विल को मारने को कहता है, पर विल उस गोलम को भी आसानी से हरा देता है। वह सोचता है कि आखिर गस उसे क्यों मारना चाहता है। खैर, अपना दुश्मन समझकर विल गस को ही मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वह अचानक रुक जाता है और कहता है कि तुम्हें चोट पहुंचाकर मुझे जितनी तकलीफ होगी उतनी तो मेरे मरने पर भी मुझे नहीं होगी। इसे सुन गस विल से माफी मांगता है और कहता है कि शायद उसने इस लेसन को कुछ ज्यादा ही खींच लिया। विल इस पर चौंक जाता है और सोचता है तो यह बस एक टेस्ट था। इसके बाद वे दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। घर आकर विल नोटिस करता है कि गस ने गुफा में हुई घटना का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। उसे लगता है कि शायद इसके पीछे कोई कारण होगा, इसलिए वह भी ब्लड और मैरी से इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताता। बाद में गस अकेले में विल से कहता है कि ब्लड उसे एक सीरियस ड्यूल के लिए चैलेंज करने वाला है। इसीलिए गस चाहता है कि विल कुछ ऐसा उपाय ढूंढ निकाले कि ब्लड हार भी जाए और उसे पता भी न चले। विल जानना चाहता है क्यों, लेकिन गस उसे कोई भी उत्तर नहीं देता। इस पर विल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गस से कहता है कि वो ड्यूल में उसकी मदद नहीं करेगा। यह कहते हुए वो बाहर चला जाता है। वह सीधे जाकर गॉड्स की मूर्तियों के पास खड़ा हो जाता है। तभी मैरी और ब्लड भी वहाँ आ जाते हैं। मैरी उसे बताती है कि ब्लड गॉड ऑफ फायर ब्लेज की पूजा करता है, वहीं गस विंड गॉड वर्ल्ड की। ब्लड ने अपने गॉड से शपथ ली थी कि वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करेगा और खुद को मजबूत बनाएगा। वहीं मैरी ने अर्थ मदर मैटर से कहा था कि वह ऐसा जीवन जिएगी जिससे कि उसके विरासत को सम्मान मिले। बात करे गस की तो उसने विंड गॉड से शपथ ली थी कि वो जैसा चाहे वैसा रहेगा और जीवन का मजा उठाएगा, क्योंकि उसे किसी भी चीजें बंद रहना पसंद नहीं। कई सालों बाद हम देखते हैं कि विल अब काफी बड़ा हो गया है।
एक शाम जब विल ब्लड के साथ ट्रेनिंग समाप्त करके घर जा ही रहा होता है, तभी ब्लड उसे खुद की बनाई हुई एक अल्कोहल ऑफर करता है। बाद में जब वे नशे से धुत हो जाते हैं तो ब्लड उसे मेरी के कमरे की तरफ ले जाता है ताकि वे मेरी को कपड़े चेंज करते हुए देख सके। जब वे मेरी को छुप छुप कर देख रहे होते हैं तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है और विल झटके से अंदर आकर गिर जाता है। मेरी ब्लड से पूछती है कि उसने विल को क्या पिला दिया। इस पर ब्लड बात को टालते हुए कहता है कि हम बस तुमको देखने आए थे। विल कहता है कि मैंने ब्लड को समझाया था कि हमें इस तरह से चुपके चुपके नहीं देखना चाहिए, परंतु होली मेरी उसके बात को पूरा होने से पहले ही उसे मारने लगती है। वो उसके बेटे के समान है। अगले दिन उन दोनों में फिर से ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन इस बार ब्लड कोई भी नरमी नहीं दिखाता और तेजी से विल पर हमला करने लगता है। विल को उसके हमलों से बचने में इतनी मुश्किल हो रही है कि वो अटैक भी क्या करता, लेकिन फिर भी वो अपना इपिक मूव ट्राई करता है और अपने शील्ड से उसके तलवार को ब्लॉक करते हुए उछलते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसे जमीन पर गिराते हुए अपना हमला करने ही वाला होता है कि ब्लड उसे उछालकर जमीन में फेंक देता है। विल हार मान जाता है। ब्लड कहता है कि मसल्स का ना होना भी काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है। फिर ब्लड विल को एक सरप्राइज गिफ्ट देता है जो कि उसके पास मौजूद सबसे ज्यादा खतरनाक तलवार है। विल कंफ्यूज हो जाता है, वो तो जीता भी नहीं तो फिर उसने ये उपहार क्यों दिया। इस पर ब्लड कहता है कि यह उसकी नई आजादी का पहला मार्क है। इस तलवार को ओवर ईटर कहा जाता है और अगर किसी जीव को इस ब्लेड से काटा जाए तो इसे चलाने वाले को प्रत्येक कट के साथ जीवन शक्ति हासिल होती है। वो यह भी कहता है कि जितना अधिक वह इसका इस्तेमाल करेगा उतना ही अधिक यह घातक होगा। वो इस पर निर्भर होता जाएगा तब तक जब तक कि वह पूरी तरह से कमजोर ना हो जाए, इसीलिए इसे डीमन ब्लेड भी कहा जाता है। अब क्योंकि विल काफी जवान हो चुका है, मेरी और ब्लड डिसाइड करते हैं कि वे उसे डीमन किंग के सीक्रेट के बारे में बताएंगे जिसने की उनके कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करने की कोशिश की थी। वे बताते हैं कि लगभग 200 साल पहले डीमन किंग ने यहाँ बहुत बड़ा विद्रोह किया था। उसकी हजारों डीमन सेना पूरे द्वीप को तबाह कर रही थी। राक्षसों के इन झुंड ने अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कई महान रिचुअल्स में भारी मात्रा में मांस और खून चढ़ाया था इंसानों को मारकर। ये गॉड ऑफ डिमेंशंस थे। हाई किंग जो कि इन डीमन का राजा है, उसने पूरे द्वीप में काफी ज्यादा उत्पात मचाया था। उसकी क्षमताएं बिल्कुल ही अविश्वसनीय थी। वो अपने खून के बूंद से सैनिकों का निर्माण करता था और अपने शरीर के मांस से अपने कमांडर्स का। दूसरे शब्दों में कहे तो अपने खून और मांस से डीमन बना सकता था। केवल तलवार ही उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे, तीर और जादू तो उन पर निशान भी नहीं बना पाते थे। ब्लड आगे कहता है कि ओवर ईटर डीमन किंग की ही तलवार थी। इसे सुन विल चौंक जाता है। फिर मेरी बताती है कि उसे हाई किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सभी किंग्स का किंग था। ब्लड आगे कहता है कि गस के मैजिक और मेरी के ब्लेसिंग्स के मदद के बावजूद भी वो हाई किंग के सामने भी नहीं टिक पाया। अब जबकि वे हाई किंग को मार नहीं सके, इसलिए मेरी और गस ने मिलकर किसी तरह उसे सील कर दिया और इसी जमीन की गहराइयों में दफन कर दिया। तभी गॉड ऑफ अनडेड स्टैग्नेट ने इस मौके का फायदा उठाकर उन तीनों से उसके साथ कांटेक्ट करने का प्रस्ताव रखा। अगर वे उसके अनडेड की आर्मी में शामिल होते हैं तो उन्हें इमोर्टेलिटी तो मिलेगी ही, साथ ही वे हाई किंग की सील की भी रक्षा कर सकेंगे। वो यहाँ के सभी डीमंस को मार देगा या अनडेड बना देगा और शहर में शांति स्थापित हो जाएगी। यह सब कहकर स्टैग्नेट ने उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट स्थापित कर लिया। तब से वे इसी जमीन में बंद गए हैं। स्टैग्नेट का यह सब करने का कारण हाई किंग के प्रति उसका डर था। वे आगे कहते हैं कि फिर एक दिन कुछ डीमंस ने तुमको यहाँ लाया। विल समझ जाता है कि उसको यहाँ बलि बनाने के लिए लाया गया था। फिर उन्होंने उन डीमंस को मारकर विल को अपने साथ रख लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। विल के मिलने से पहले उन्हें लगा था कि शायद इंसान विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने विल को देखा तब उन्हें पता चला कि मानवता अभी भी मौजूद है। इसका मतलब यहाँ आसपास ही कहीं मनुष्य द्वारा बनाया हुआ स्थान भी होना चाहिए। विल को अब पता है कि वो यहाँ क्यों है। अब वह उन लोगों के देश में जाने वाला है जो इस महान विद्रोह में बच गए हैं। अब वो उनकी रक्षा करेगा। तभी मेरी और ब्लड उसे कहते हैं कि वे उसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। वो एक मजबूत और समझदार लड़का है। वो हमेशा उसे प्यार करते रहेंगे। उनकी ऐसी बातों को सुन विल कंफ्यूज हो जाता है। आखिर वे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, जैसे वे उसे अलविदा कह रहे हो। पर तभी अचानक आसमान में अंधेरा छाने लगता है और बादलों में एक पोर्टल खुलता है। वहाँ से स्टैग्नेट बाहर निकलता है जो कि उनके द्वारा कांटेक्ट को तोड़ने की वजह से उन्हें खत्म करने के लिए आया था। वो कहता है अगर तुम लोगों का फेयरवेल खत्म हो गया हो तो क्या मैं तुम्हारी आत्मा छीन लूं? उसे देख सभी चौंक जाते हैं। तभी वह विल को पैरालाइज कर देता है। बेचारा हिल भी नहीं पाता। इससे पहले कि स्टैग्नेट कुछ करता, गस वहाँ प्रकट हो जाता है और विल को ब्लड और मेरी को वहाँ से ले जाने को कहता है और स्टैग्नेट से लड़ने लगता है। वह अपने शब्दों के स्ट्रॉन्ग मैजिक का इस्तेमाल कर स्टैग्नेट को बांधने की कोशिश करता है, पर इसे स्टैग्नेट आसानी से तोड़ देता है और गस
गस, मेरी और ब्लड तीनों को ही पैरालाइज कर देता है। हमें पता चलता है कि स्टैग्नेट ने खुद को 2 शरीरों में अलग कर लिया है ताकि जब ऐसी सिचुएशन आए तो वह इससे बच सके। वह विल को छोड़ देता है और उससे डील करते हुए उससे अपने अनडेड की आर्मी में शामिल होने को कहता है। वह उसे कमांडर का पद देगा, साथ ही इससे वो अपने परिवार के साथ भी रह सकेगा। वो विल को सोचने के लिए शाम तक का समय देता है और वहाँ से चला जाता है। काफी सोच विचार के बाद विल रात को स्टैग्नेट से मिलने जाता है और साहस के साथ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी सौदा नहीं करूंगा। इससे स्टैग्नेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी अनडेड आर्मी को बुलाता है। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विल उसके अनडेड आर्मी को आसानी से हराने लगता है। उसके ऐसे टैलेंट को देख स्टैग्नेट फिर से उसके सामने अपने टीम में शामिल होने का प्रस्ताव रखता है। वह उसे उनके जर्नल के पोस्ट का प्रलोभन देता है। फिर वह खुद को थोड़ा कट करते हुए विल को उसका ब्लड पीने को कहता है। विल ब्लड पीने के बहाने उसके पास आता है और अपनी तलवार निकालकर स्टैग्नेट को चीर देता है, पर तभी स्टैग्नेट उसके ऊपर डीमन स्नेक छोड़ देता है, जिसके काटने पर विल एक दूसरी ही दुनिया में चला जाता है। उसे यहाँ ऐसा लगता है मानो वो पहले भी यहाँ आ चुका है। वहाँ वो गॉडेस ऑफ लाइट को देखता है और उनसे एक समझौता करता है। वह यह था कि गॉडेस उसे प्रोटेक्शन और गाइडेंस देगी जब तक कि वो अपने संकल्प में डटा रहेगा। तभी इधर जब विल की आंखें खुलती है तो स्टैग्नेट काफी निराश होता है। उसे पता चल गया है कि विल ने गॉडेस ऑफ लाइट से पैक्ट कर लिया है। वो फिर से अपने अनडेड आर्मी को उस पर हमला करने को कहता है, लेकिन विल की तलवार के सामने किसी की नहीं चलती। तभी स्टैग्नेट अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। विल सोचता रह जाता है कि आखिर वो कहाँ गया होगा। तभी गॉडेस ऑफ लाइट वहाँ प्रकट होती है और उसे उनके घर की ओर इशारा करती है। विल अपने एक्सेलरेट एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए तेजी से ब्लड और मेरी के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि स्टैग्नेट उनके पीछे है। जब विल वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि स्टैग्नेट ब्लड को मारने ही वाला है। वो अपनी पूरी जोर लगाकर स्टैग्नेट को रोकने की कोशिश करता है, पर उसे पता है कि वो उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक गॉडेस प्रकट होती है जो कि स्टैग्नेट के हमले को रोक देती है। विल उस गॉडेस को पहचान नहीं पाता, लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगती है तब उसे मालूम होता है कि ये तो अर्थ मदर मैटर है जो कि मेरी की माँ है। उन्हें यह पता चलता है कि स्टैग्नेट से सौदा करने पर भी अर्थ मदर मैटर मेरी से नाराज नहीं थी, बल्कि वो तो हमेशा उसके साथ थी। इसे जान मेरी रोने लगती है, लेकिन उसी दौरान स्टैग्नेट विल पर अपने लाइटनिंग स्पेल से हमला कर देता है, लेकिन विल उसे अपने जादू से रोक देता है और फुर्ती दिखाते हुए अपने तलवार से धड़ाधड़ उस पर अटैक करने लगता है, जिससे कि स्टैग्नेट बुरी तरह से घायल हो जाता है और वैनिश हो जाता है। इसे देख सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और विल को बधाई देने लगते हैं। हालांकि जब वे वहाँ से जाने वाले होते हैं तभी मेरी और ब्लड जमीन पर गिर जाते हैं। विल को समझ में नहीं आता कि ये क्यों हुआ। मेरी बताती है क्योंकि अब स्टैग्नेट से उनका कांटेक्ट टूट गया है तो वे अब इमोर्टल नहीं रहे, उनकी आत्मा को अब यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसे सुन विल रोने लगता है और पूछता है कि क्या वो इस पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उन्हें नहीं खोना चाहता। तभी वे उसे शांत करवाते हुए कहते हैं कि वो इस पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें उस पर गर्व है और वे चाहते हैं कि आगे भी वो इसी तरह सही राह पर ही चले। फिर वे विल को अपना वास्तविक चेहरा दिखाते हैं जब वे इंसान हुआ करते थे। तभी गस वहाँ प्रकट हो जाता है और चारों मिलकर उनके अंतिम समय को एंजॉय करते हैं। जब ब्लड और मेरी मर जाते हैं तो गॉडेस उनकी आत्मा को ले लेती है और वे मृत्यु और पूर्ण जन्म के चक्र पर वापस चले जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।